बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां दिव्यांग युवक पर लाठी डंडे बरसाए गए। दिव्यांग युवक पर जमकर डंडे चलाए गए हैं। स्कूल को लेकर आपस में ये विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। न्यूज 18 हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जेवर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक दिव्यांग युवक पर लाठी डंडे चलाए गए। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये मारपीट की गई? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये स्कूल को लेकर विवाद है और ये दोनों आपस में पारिवारिक संबंध रखते हैं। पहले ये स्कूल लीज पर दिया गया था, बाद में कोरोना महामारी के चलते इसको बंद कर दिया गया था और इसमें किराएदार रखे गए थे, जिसको लेकर विवाद चल रहा था लंबे वक्त से। और उसके बाद ये इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है जिस पर ये मारपिटाई की जाती है दिव्यांग पर। और जब ये वीडियो वायरल होता है तो पुलिस संज्ञान लेती है और संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज करती है और आरोपी को गिरफ्तार करती है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में जिस तरह से नजर आ रहा है, एक दिव्यांग युवक की जमकर पिटाई की गई। इंतजार खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश में मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। गृह मंत्रालय समेत 34 विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास रहेंगे। मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा विभाग मुख्यमंत्री के बाद स्वतंत्र देव सिंह को मिले हैं। स्वतंत्र देव सिंह के पास 7 विभाग रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह के पास जल शक्ति के साथ सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, परती भूमि और बाढ़ नियंत्रण जैसे विभाग रहेंगे। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का कद बढ़ाया गया है। जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास विभाग, ब्रजेश पाठक को चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सुरेश खन्ना को वित्त मंत्री बनाया गया है। तो वहीं बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण मंत्रालय दिया गया है, जबकि लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री बनाया गया है। अब योगी सरकार के मंत्रिमंडल बंटवारे का पूरा विश्लेषण आज करेंगे। तो सबसे ज्यादा विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। 34 विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास रहेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा विभाग स्वतंत्र देव सिंह के पास रहेंगे। तो इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे और विश्लेषण किया जाएगा कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, क्या सोच समझकर मंथन करने के बाद ये विभाग सौंपे गए हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी स्वागत। और संकेत मिश्रा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो ज्यादा जानकारी देंगे। सबसे पहले एसएन सिंह सर के पास चलते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, किस तरह से मतलब मंथन किया गया, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विभागों का बंटवारा किया गया, किस आधार पर मंत्रियों को ये विभाग सौंपे गए हैं? देखिए, बहुत ही सुंदर बंटवारा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले दिन से ही गांव गरीब किसान के लिए कार्य करना चाहती है और आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी जैसे ही शपथ लेते हैं उसके तुरंत बाद कैबिनेट करते हैं। कैबिनेट के बाद अधिकारियों को बुलाकर कार्य योजना बनाने के लिए कहते हैं कि आप 100 दिन की कार्य योजना बना के ले आइए, 6 महीने की कार्य योजना बना के ले आइए और 1 साल 5 साल की कार्य योजना बनाइए, उस पर कार्य करिए। हमने जो संकल्प पत्र में वादा किया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को समृद्धशाली प्रदेश बनाना है, जो एक विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसको किस तरह से उस सपने को पूरा करना है, आज मंत्रिमंडल उसी के सापेक्ष में बनाया गया है। आप देखे होंगे बहुत ही खूबसूरत संतुलित ये मंत्रिमंडल बनाया गया है, जो हर तरह से सभी लोगों का ध्यान रखते हुए जो जन कल्याण कार्यों को कर सकते हैं, ऐसे लोगों को उस तरह की चीजों को दिया गया। जी चलिए, हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना काल से उभरे हैं और जैसे चिकित्सा विभाग हो गया या फिर अपना शिक्षा विभाग हो गया, पर्यटन मंत्रालय हो गया, इन सभी मंत्रालयों में चुनौतियां बहुत रहेंगी मंत्रियों के पास, कैसे पार कर पाएंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की अगर हम सबसे पहले बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कोरोना की चुनौती कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन एक बात ये भी है कि तमाम जो कोरोना के बाद में तमाम जो दिक्कतें रहती हैं और इसके बाद
जो स्वास्थ्य विभाग का ढांचा था कहीं ना कहीं वो जरूर डिस्टर्ब हुआ था। इस पूरे जो कोरोना काल रहा, कोशिश आने की बहुत की गई सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। जयप्रताप सिंह थे पिछले स्वास्थ्य मंत्री, तो जाहिर सी बात है कि चुनौती है और उसको संभालना है। इस समय हम हैं ब्रजेश पाठक, जिनको स्वास्थ्य विभाग मिला है, उनके आवास पे हैं। आप देख सकते हैं कि मंत्रालय बंटने के बाद ये हालात हैं मंत्रियों के घर के बाहर। यहाँ तमाम साधु संत महात्मा बैठे हैं, यहाँ पर सत्संग हो रहा है, यहाँ तमाम साधु संत महात्मा बैठे हुए हैं, सत्संग हो रहा है, देख सकते हैं आप हमारे कैमरे में। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे भजन कीर्तन भी हो रहे थे। ये ब्रजेश पाठक जी के घर के बाहर का नज़ारा है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा वो उनके पास स्वास्थ्य विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वहीं अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा की, तो माध्यमिक शिक्षा गुलाबो देवी को दिया गया है। गुलाबो देवी बड़ी नेता रही हैं, रामप्रकाश गुप्ता, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री रही, इसके अलावा खुद पिछली योगी सरकार में भी मंत्री रही। यही नहीं, संगठन का सरकार में बेहतर सामंजस्य किया गया इस मंत्रिमंडल विस्तार में और उसके बाद विभाग बंटवारे में भी इस बात को ध्यान में रखा गया। जेपीएस राठौर को सहकारिता विभाग दिया गया, जो कि चुनावी प्रबंधन के इंचार्ज थे विधानसभा चुनाव के, तो उनको पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और उसके बाद उनको सहकारिता विभाग दिया गया। यानी कि कोशिश ये की गई और संदेश ये देने की कोशिश की गई कि अगर संगठन में बेहतर काम किया जाएगा तो संगठन से सरकार में भी उस व्यक्ति को जगह मिलेगी और वो वहां पर जिम्मेदारी वाला पद भी मिलेगा। जेपीएस राठौर के अलावा जो प्रदेश के अध्यक्ष थे ओबीसी मोर्चा के नरेंद्र कश्यप, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, उनको मंत्री बनाया गया और उसके बाद उनको पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो संगठन से लोग सरकार में आए हैं उनको बेहतर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर हम बात करें बेबी रानी मौर्य को, तो बेबी रानी मौर्य को भी महिलाओं संबंधित विभाग दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें योगेंद्र उपाध्याय की, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, आगरा से आते हैं, उनको उच्च शिक्षा दिया गया है। तो ऐसे लोगों को विभाग दिए गए हैं जो बेहतर काम कर सके उन विभागों में। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी दिया गया है, वो केंद्र में 3 बार मंत्री रहे हैं, 3 विभाग वो देखे हैं केंद्र में, चाहे वो एनएचएआई हो, पेट्रोलियम हो, एचआरडी मिनिस्ट्री हो। तो जिनको अनुभव है विभाग चलाने का, उनको जिम्मेदारी दी गई है और 2024 का लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तो ये कोशिश की गई है संगठन और सरकार की तरफ से कि ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो मंत्रिमंडल चलाना बेहतर तरीके से जानते हो और जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक आसानी से पहुंच सकें, जिससे एक बेहतर मैसेज जनता के बीच में जाए। जी चलिए विश्लेषण कर लेते हैं कि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, प्रेम कुमार। प्रेम, जिस तरह से इन्होंने बताया कि अलग अलग विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन चुनौतियां जरूर रहेंगी मंत्रियों के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो हमेशा अलर्ट रहता है और मंत्रियों को खुद को साबित करना होगा इन विभागों में। निश्चित रूप से देखिए, सरकार बनी है और मंत्रिपरिषद है, तो उसमें जो बेस्ट सरकार कर सकती है उसके हिसाब से मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और जो छूट गए हैं इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। आने वाले समय में मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है, जो मंत्रिपरिषद है उसकी कामों की समीक्षा होती है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। फिर भी अगर इसके हम ये देखते हैं कि इसकी खासियत क्या है, तो हम देखेंगे कि जैसे बीजेपी ने ब्राह्मणों को इस बार महत्व दिया है। जो पिछले चुनाव के दौरान ये एक मुद्दा रहे थे कि ब्राह्मण नाराज हैं, खुश हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने भरपूर वोट भी दिया और वो मंत्रिपरिषद में उनको जगह भी दिख रही है। आप देख रहे हैं संगठन से भी लाए गए हैं, जो कि चुनाव जिन्होंने नहीं भी लड़ा, तो वैसे भी 4-5 चेहरे हैं जिनको किस मौका दिया गया और वो मौका इसलिए दिया गया कि उन्होंने संगठन में परफॉर्म किया। तो एक तरह से एक मिश्रण बनाने की कोशिश की गई है कि जो संगठन में है उनमें भी उम्मीद बनी रहे, जिंदा रहे। और कई ऐसे विभाग, जैसे ब्रजेश पाठक जी का महत्व काफ़ी बढ़ा है। ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम के साथ साथ अच्छे विभाग, उनको चिकित्सा जैसा विभाग मिला है। और जितिन प्रसाद जी का भी महत्व बढ़ा है, उनको भी पीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट मिले हैं। तो ये समीक्षा तो होती रहेगी, लेकिन ये भी देखना होगा कि हर जाति वर्ग से को इसमें प्रतिनिधित्व मिला है और इस हिसाब से एक अच्छे मंत्रिपरिषद और उससे अच्छा काम की उम्मीद जो की जा सकती है। लेकिन एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसमें मंत्रियों का कितना अहमियत रह गया है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, यह भी महत्वपूर्ण बात है।
क्योंकि हम देखा यही जाता है कि सारे फैसले तो यूनिफोकल तरीके से एक जगह से सेंट्रीफाइड तरीके से लिए जाते हैं। तो मंत्रियों को सम्मान मिले, काम करने की आज़ादी मिले, ये देखने वाली बात होगी। विभागों का बंटवारा तो हमें उचित लगता है और एक उम्मीद से जुड़ी हुई है। चलिए, एसएन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन जी, 2024 के चुनावों के मद्देनजर ये विभागों का बंटवारा किया गया है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा? देखिए, चुनाव तो अक्सर चलते रहते हैं, इतना बड़ा देश है, इतने प्रदेश हैं, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं चुनाव चलता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी हर जगह, तो हम पहले दिन से ही चुनाव में जाते हैं। और आप देखिए, इतना संतुलित मंत्रिमंडल बना है कि आप देखे होंगे जिस सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है, सभी लोग जो अनुभवी हैं उनको उस हिसाब से कार्य दिया गया। सवाल ये नहीं है कि मंत्री कौन बना है, सवाल ये है कि जिन योजनाओं पे कार्य करना है, जिस पे जनता ने विश्वास दिखाया, भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी को 37 साल बाद जो है इतिहास बदलते हुए उत्तर प्रदेश में जो है उसी की सरकार बनी है, जिसकी सरकार थी, उस भरोसे को कायम रखने के लिए किस तरह से कार्य करना है। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि उत्तर प्रदेश को अर्थव्यवस्था में एक करें, समृद्धशाली राज्य बनाएं, उस पर सभी लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। और कोई भी मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी मंत्रालय होते हैं जो प्रदेश की जनता के खुशहाली के लिए, प्रदेश की जनता के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो हम पहले दिन से कोशिश करेंगे कि जो जनता ने हमें भरोसा दिया और हमारी सरकार बनाई है, हम उस भरोसे पे कायम रहें और हम इतना बेहतर करें उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश जो है देश और दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बना सके। जी, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का अक्सर देखा गया है कि वो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनवाते हैं, तो इस बार भी मतलब लगता है काफ़ी बड़ा मंथन किया गया है लगातार, और काफ़ी मंथन करने के बाद आखिरकार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। संकेत? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मंथन हुआ है, संगठन से लगा के सरकार तक मंथन किया गया है। और ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए ये मंथन किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण साधे गए हैं। और यही नहीं, जो उनके संगठन के लोग हैं उनको भी सरकार में शामिल किया गया, और जो पुराने लोग हैं संगठन के उनको भी सरकार में शामिल किया गया है। और अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया, मंत्रिमंडल में जो पोर्टफोलियो दिए गए उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि कौन व्यक्ति किस मंत्रालय को बेहतर तरीके से चला सकता है। इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि किस व्यक्ति को किस तरह का विभाग चलाने का अनुभव है, इस बात का बेहतर ध्यान रखा गया है। और चूंकि केंद्र से भी लगातार निगरानी रहती है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, ऐसे में जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो उन लोगों को दिए गए हैं जो बेहतर तरीके से, हालांकि सरकार में हर विभाग महत्वपूर्ण है और हर विभाग जनता से जुड़ा है। चाहे वो हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सीधे जनता से जुड़ा विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, सीधे जनता से जुड़ा विभाग है, केशव प्रसाद मौर्य के पास ग्राम विकास विभाग है, वो भी सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, AK शर्मा के पास जो नगर विकास और शहरी विकास दिया गया है वो भी सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। तो ऐसे में इस बात को भली भांति ध्यान में रखा गया है कि उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए जिनको, जो इस विभाग को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। जी, तो प्रेम कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से मंत्री के ऊपर या कौन से विभाग के सामने ज्यादा चुनौतियां रहेंगी? जैसे देखा जाए कि गन्ना मंत्री चुनाव हार गए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की शिकायतें भी रही थी, तो इस बार जो जिम्मेदारी दी गई है लक्ष्मी नारायण जी को, वो संघ की पृष्ठभूमि से रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उनके अनुभव का लाभ जो है पार्टी ले सकती है और जो पुरानी शिकायतें रही हैं उससे उसका निपटारा किया जा सकता है। एक रणनीति तो दिख रही है कि जो कमियां दिखी बीते चुनाव के दौरान, जो शिकायतें आई या जो मौके मिले कि जो मंत्री हार गए तो वहाँ उनकी जगह पे दूसरे को लाया जाए तो अधिक जिम्मेदारी और अधिक उसके अनुभव का को देखते हुए लाया जाए, ये बात नजर आती है, दिखती है। और ये बात सही है कि कोई विभाग महत्वपूर्ण नहीं, सब बराबर होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कोई विभाग? इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, कोरोना का समय आया, अगर उस समय स्वास्थ्य विभाग अगर बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करता,
या आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति आएगी तो इस विभाग को कैसे टैकल किया जाएगा, तो इसमें एक अनुभवी चेहरा होना चाहिए, जनता से जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य, तो इस हिसाब से स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बिल्कुल ऐसे न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय बल्कि शिक्षा मंत्रालय और तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जिनके पास ज्यादा चुनौतियां होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।